हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ MEG 01 यानी कि जो ब्रिटिश पोइट्री का आपका पेपर है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर आप इग्नू से MA इंग्लिश करते हैं तो ये MEG 01 आपके पास होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और ये जो है पेपर है आपका ये ब्रिटिश पोइट्री का, और मैं कह सकती हूँ कि ये पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि पोइट्री वाले पेपर डिफ़िकल्ट होते ही हैं। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक नंबर 1। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप लोग इसके PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस PDF को डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे फिर आप जाके उसका PDF डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो सिंपल आपको गूगल पे जाना है और लिखना है MEG 01 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और हमारी वेबसाइट का नाम है हिंदुस्तान नॉलेज, उसको आप आगे लिख देना, ठीक है। तो जब आप हमारी वेबसाइट का नाम लिख दोगे तो हमारी ही वेबसाइट का आर्टिकल सबसे ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से जो है आप हमारी वेबसाइट पे जाके नीचे स्क्रॉल करके अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो यहाँ पे जो आपका पहला टॉपिक है, यहाँ पे आपको सलाइएंट फीचर्स बताने थे रोमांटिसिज्म के। तो रोमांटिसिज्म क्या है? तो रोमांटिसिज्म उस टाइम पर एक आप कह सकते हो कि एक मूवमेंट था, ठीक है, एक आंदोलन था जो कि आपके 18th और 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। और ये जो है शुरू हुआ था यहाँ पे एनलाइटनमेंट पीरियड की अगर हम बात करें, जब लोगों में बहुत ही ज़्यादा जागरूकता फैल रही थी, उस टाइम पे ये शुरू हुआ था, ठीक है। सो रोमांटिसिज्म वाज एन आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट बिगेन इन द लेट 18th सेंचुरी एंड कंटिन्यूड इनटू द 19th सेंचुरी। तो 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था, 19वीं सदी तक चला था। एंड इट emphasize emotions, nature and individualism and imagination over reason and logic, ठीक है। तो यहाँ पे जब जो राइटर्स ने ना लिखना शुरू किया, जब राइटर्स ने, तो उन्होंने किस चीज़ को ज़्यादा जो है वैल्यू दिया, यहाँ पर वैल्यू दिया जाने लगा लोगों के इमोशंस पे, ठीक है, नेचर को ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लग गया, इंडिविजुअल को ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लग गया, और हम कह सकते हैं इमेजिनेशन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लग गया। जबकि जो रीज़न, ठीक है, रीजनिंग और जो लॉजिक है उसे इग्नोर किया, ठीक है, उसको वैल्यू नहीं दिया गया। और हम कह सकते हैं कि जो रीजन और लॉजिक है इसको वैल्यू कब दिया जाता था? एनलाइटनमेंट पीरियड में इसको वैल्यू दिया जाता था। अब रोमांटिक पॉइंट्स सॉट टू ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड एक्सप्रेस अ डीपर कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन इमोशंस। तो वो सारे पॉइंट्स जो रोमांटिसिज्म के अंतर्गत लिखा करते थे, वो जो है उन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म्स को ब्रेक डाउन किया, उन्हें तोड़ा, और यहाँ पर उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन इमोशंस के साथ एक डीप कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की थी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सलाइन फीचर्स क्या क्या है इसके। देखो, बहुत ही आसान भाषा में हम आपके लिए नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। आप सभी को पता होगा कि ये पोइट्री वाला सेक्शन है, तो इसके नोट्स बनाना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है हमारे लिए भी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको फीचर्स देखने हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि रोमांटिसिज्म के अंदर नेचर को लेकर जो प्यार है, ठीक है, डीप कनेक्शन नेचर के साथ वो दिखाया गया था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एग्जाम्पल फ्रॉम द पोयम। आपको पता होगा कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन वो लिखते थे ना, तो वो नेचर के बारे में बहुत कुछ लिखते थे, मतलब नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड बहुत लिखा करते थे। अगर आप लोग देखेंगे तो वो जहाँ रहते थे वो जगह भी आसपास पेड़ पौधों से इतनी ज़्यादा घिरी हुई है, आज भी वो जगह है। तो यहाँ पे इस पोयम का जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये एक पोयम है जहाँ पे इस पोयम के अंदर वो एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे जो नेचर है उसका उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। ही राइट्स अबाउट हाउ द मेमोरी ऑफ नेचर्स ब्यूटी हैज स्टेड विद हिम। यहाँ पे वो लिखते हैं कि नेचर की ब्यूटी की जो मेमोरी है कैसे उनके साथ रहती है, कैसे उन्हें पीस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ हैं उनका बिलीव था कि जो नेचर है उसके अंदर इतना पावर है कि वो हमारे माइंड को काम कर सकता है,
ठीक है, हमारे माइंड को कामनेस प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा आइडिया जो हमें रोमांटिसिज्म में देखने के लिए मिलता है वो है एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। ठीक है, तो इमेजिनेशन पे ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया जाता है। जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो फीलिंग्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ना कि रैशनल थिंकिंग को ज़्यादा वैल्यू वो नहीं देते। मीन्स कि इमोशनल वो ज़्यादा है, इमोशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन लॉजिकल रीजनिंग, वो ऐसा कहते हैं। यहाँ पर एक और पोएम का आपको दे रखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। तो आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो इन दिस फेमस पोएम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द जॉय ही फील्स व्हेन ही सीज अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स। ठीक है, डैफोडिल्स का जब वो पूरा एक फील्ड देखते हैं तो अपनी जॉय वो डिस्क्राइब करते हैं। हिज इमोशंस आर स्टिर्ड डीपली बाय द साइट ऑफ द फ्लावर्स एंड द मेमोरी ऑफ देम कंटिन्यूज टू अपलिफ्ट हिज स्पिरिट्स। तो यहाँ पे बाद में भी जब उन्होंने उस फील्ड को देखा तब भी उन्होंने अच्छा फील किया, फिर आगे जाकर वो जो मेमोरी उनके अंदर रही वो भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनके स्पिरिट को अपलिफ्ट करने का काम करती है। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है रोमांटिक जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन और पर्सनल फ्रीडम को वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं। यहाँ पे जो है ये शैली की एक पोएम है। शैली स्पीक्स डायरेक्टली टू द वेस्ट विंड आस्किंग इट टू कैरी हिज वॉइस एंड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ओड टू द वेस्ट विंड नाम की जो उनकी एक पोएम है उससे ये लिया गया और उसके बारे में बता रखा है कि कैसे वो यहाँ पर एक पर्सनल फ्रीडम की डिज़ायर वो करती हैं एंड द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। ठीक है, कि एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसमें कितना स्ट्रेंथ होता है इसके बारे में वो यहाँ पे बात करते हैं। फिर जो ओल्ड ट्रेडिशंस थे उनके अगेंस्ट जो रोमांटिक पॉइंट्स हैं वो रिबेल करते हैं, यानी कि वो जो पुराने रूल्स एंड कन्वेंशनल जो आइडियाज थे उनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं। दे वांटेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ट्रेडिशन एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज एंड फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। वो नए आइडियाज और एक्सप्रेशंस को फील करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एक और विलियम ब्लेक की पोएम दे रखी है, द टाइगर, एंड इन दिस पोएम ब्लेक आस्क प्रोफाउंड एंड मिस्टीरियस क्वेश्चंस अबाउट द क्रिएशन ऑफ द फियरसम टाइगर। तो यहाँ पे जो ब्लेक हैं वो कुछ ऐसे मिस्टीरियस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस टाइगर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उनका जो आइडिया है वो डिफरेंट है। हिज क्वेश्चन रिफ्लेक्ट अ चैलेंज टू द ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड फिलोसफिकल व्यू ऑफ क्रिएशन। ही वंडर्स हाउ समथिंग सो ब्यूटिफुल येट टेरिफाइंग कुड बी क्रिएटेड। वो यहाँ पे बात करते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ जो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, वो टाइगर जो इतना ब्यूटीफुल है बट वो एक टेरिफाइंग भी है, तो एक ऐसी चीज़ बनाना कितना टफ है। ठीक है, एक चैलेंज है। तो ये एक डिफरेंट आइडिया है जो विलियम ब्लेक ने दिया था। अब यहाँ पे आता है कि सुपर नेचुरल और मिस्टीरियस चीज़ों में भी जो आपके रोमांटिक पॉइंट्स हैं वो बिलीव करते हैं, मिथ में बिलीव करते हैं। वो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर। ठीक है, तो इनका भी एक वो है, हम कह सकते हैं पोयम ही है। तो ये जो है ये कई सारे सुपर नेचुरल इवेंट से भरी हुई है। ठीक है, कई सारे सुपर नेचुरल इवेंट से भरी हुई है। जैसे कि उसके अंदर जो सेलर है उसको कर्स मिला हुआ है और कुछ घोस्टली फिगर्स भी हमें वहाँ पर, भूतिया फिगर्स भी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। कुछ मिस्टीरियस चीज़ें, मिस्टिकल चीज़ें होती हैं वहाँ पर। देन है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत ही देखो कॉमन सी ही चीज़ है। अब इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन चल रहा था उसको रोमांटिक पॉइंट्स ने रिजेक्ट किया। दे फेल्ट दैट इट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड द लॉस ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ पर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्यों रिजेक्ट करते हैं, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है कि उन्हें लगता है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो नेचर जो है, नेचर का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और ह्यूमंस की जो इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो विलियम ब्लेक की ही एक पोएम है लंदन, जहाँ पे वो क्रिटिसाइज़ करते हैं लंदन की इंडस्ट्रियल सिटी को, कैसे जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू पॉवर्टी, इनजस्टिस और जो करप्शन आ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, इसके बारे में वो यहाँ पे बात करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रोमांटिसिज्म से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, रोमांटिसिज्म क्या है और कौन कौन से राइटर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रोमांटिसिज्म के पॉइंट्स हैं, उसका सेंट्रल आइडिया क्या था। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलेंगे हमारे टॉपिक 2 पे, जो कि है टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड। ठीक है, ये इसमें से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है
वेस्टलैंड वाली जो आपकी पोयम है, ठीक है। सो द फर्स्ट 50 ईयर्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। द फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ द 20th century सॉ द राइज ऑफ टू मेजर पॉइंट्स इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में बता रहा है कि जो आपके शुरू के 50 साल थे ना 20वीं सदी के, वहां पर ग्रेट ब्रिटेन में दो बड़े बड़े आपके राइटर्स आए। पहले वाईबी यीट्स, ठीक है, जो कि एक आयरिश मैन थे, और एक थे आपके टीएस इलियट जो कि एक अमेरिकन थे, ठीक है, जिन्होंने इंग्लैंड में आके अपना घर बसा लिया था। एंड ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन्होंने काफ़ी सारा, जो इनका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है इन द ब्रिटिश पोइट्री एंड वर की फिगर्स इन द मॉडर्निस्ट मूवमेंट। और मॉडर्निस्ट मूवमेंट जो चल रहा था उसमें ये की फिगर थे, क्योंकि ना क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि कैसे जो वेस्टलैंड है वो एक मॉडर्निस्ट पोयम है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। सो देयर वर्क्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय कंटेम्प्ररी यूरोपियन ट्रेंड्स। अगर हम इनके वर्क्स को देखें तो उस टाइम पे यूरोप में जो भी चीज़ें चल रही थी उससे रिलेटेड ही है उनके वर्क्स। अब जो दोनों पोइट्स हैं, इन्होंने किस चीज़ में हेल्प की है, तो इन्होंने रिवाइव किया है पोइटिक ड्रामा को, अ फॉर्म दैट हैड नियरली डिसअपियर्ड इन द आयरलैंड एंड इंग्लैंड। तो अगर हम देखें तो ये जो फॉर्म है ये डिसअपियर हो गया था, तो इन्होंने रिवाइव किया। इन्होंने नई जनरेशन जो है, इंग्लिश पोइट्स की जो नई जनरेशन है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था। अब ये जो आपकी यूनिट है, ये वाली टीएस इलियट वाली जो है वेस्टलैंड वाली, ये फोकस करती है टीएस इलियट की लाइफ पे, उनके कामों पे। और यहाँ पे हम द वेस्टलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उनकी एक लॉन्ग पोयम है और 5 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। और ये जो पोयम है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रिटिश पोइट्री सिलेबस का, ठीक है गाइस। तो अब हम शुरू करते हैं वेस्टलैंड के बारे में, यहाँ पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसे आपको लर्न भी करना है। सो द वेस्टलैंड इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ बैरननेस, यानी कि बंजर जमीन की थीम पर ये बेस्ड है, सिंबलाइज्ड बाय द मिथिकल वेस्टलैंड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो यहाँ पर जो ये वेस्टलैंड है वो एक मिथिकल लैंड है। द लैंड वंस फर्टाइल इज नाउ अनेबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग मीनिंगफुल। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, बात की जा रही है एक ऐसे ज़मीन के टुकड़े की, वो लैंड जो पहले बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था, वहाँ पे बहुत अच्छी उपज होती थी, बट अब वहाँ पे कुछ भी ऐसा मीनिंगफुल हमें देखने के लिए नहीं मिलता, एज बोथ नेचर एंड ह्यूमैनिटी हैव फॉरगॉटन द ट्रू पर्पज ऑफ रीजनरेशन। दिस barren state is linked to the figure of the Fisher King, whose own illness and maiming have caused him to lose his procreative power। तो ये जो बैरन स्ट्रेट है, बैरन ये जो स्टेट है, इसे पोयम में लिंक किया गया है किसके साथ, एक फिशर किंग है उसके साथ लिंक किया गया है। वो जो किंग है वो इल हो रखा है, बीमार है वो, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोक्रिएटिव पावर है वो खत्म हो गई है, सिंबलाइजिंग अ कर्स ऑन बोथ द लैंड एंड इट्स रूलर। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो ज़मीन है वो भी बंजर हो गई है, और जो किंग है उसने भी जो है अपनी जो उसकी प्रोक्रिएटिव पावर है वो खो दी है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सिंबल है, ये एक तरीके का कह सकते हैं कि कर्स लग गया है उन्हें, लैंड पे भी कर्स लग गया और उसके रूलर पे भी कर्स लग गया। सो द ओनली होप फॉर रिन्यूएबल इज द स्पिरिचुअल रीजनरेशन। और अब यहाँ पर उनके पास केवल एक ही तरीका है और वो है स्पिरिचुअल तरीका, जिससे कि वो वापस से रीजनरेट हो सकते हैं। एंड इन इलियट्स पोयम दिस कर्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फिजिकल स्टेरिलिटी टू स्पिरिचुअल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो पहले ये फिजिकल से अब किस में चले जाएंगे, स्पिरिचुअल की तरफ चले जाएंगे। अनदर मेजर थीम जो हमें वेस्टलैंड में देखने के लिए मिलती है वो क्या है, डेथ है, पर्टिकुलरली द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डेथ इन लाइफ और life in death. As critic Kenneth Brooks notes, the poem explores these two forms of existence, with life devoid of meaning representing a kind of death, and death through sacrifice offering hope and renewal. Throughout the poem 5 section, Eliot examines various aspects of this paradoxical theme. तो यहाँ पे जो है उन्होंने लाइफ और डेथ का, ठीक है, लाइफ एंड जो डेथ है उसका एक तरीके का पैराडॉक्सिकल व्यू उन्होंने प्रेजेंट किया है।
Additionally, Eliot addresses the interconnectedness of religion, culture, and suggesting that humanity's ideal goal should be harmonious combination of these elements. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है उसके अंदर एक हारमोनियस, ये जो भी उसके लाइफ में एलिमेंट्स होते हैं, रिलीजन हो, कल्चर हो, ये जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका एक हारमोनियस कॉम्बिनेशन होना चाहिए. हाउएवर सिंस दीज फोर्सेज ऑफन कॉन्फ्लिक्ट दे कंट्रीब्यूट टू द करप्शन ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन. और वो बात करते हैं कि जैसे कि जो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन की लाइफ के जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि उसकी जो ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, वो जो भी अपनी लाइफ में करता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अगर उसका बैलेंस बना के नहीं चलते तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. और वो कहते हैं कि यही सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और ये जो इम्बैलेंस है लोगों में, ये ही एक कारण है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन में करप्शन भी बढ़ गया है. सो द पोएम कंक्लूड्स विद अ मैसेज ऑफ होप, पीस एंड चैरिटी फ्रॉम द हिंदू उपनिषद, सजेस्टिंग दैट ईस्टर्न फिलोसफी माइट ऑफर अ पाथ टू स्पिरिचुअल रिन्यूअल इन कॉन्ट्रास्ट टू द डिके ऑफ द वेस्ट. और वो अपनी पोएम में ना जो आपके हिंदू उपनिषद है ना, उनकी भी वो बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, ईस्टर्न जो फिलॉसफी है वो शायद से वेस्टर्न लोगों को एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल का पाथ दिखा सके. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक पे, जहाँ पे हमें जो हमारा मतलब क्वेश्चन है उसको पूरा जो एग्जाम में आएगा आपका, तो किस तरीके से आएगा. तो क्वेश्चन आएगा कि वेस्टलैंड को एज अ मॉडर्निस्ट पोएम डिस्कस करो. तो आप क्या बताओगे? दैट टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री विच वॉज अ न्यू वे ऑफ राइटिंग इन द अर्ली 20th सेंचुरी. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मॉडर्निस्ट पोइट्री का. मॉडर्निस्ट जो पोइट्स होते हैं, दे वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम ओल्ड ट्रेडिशन एंड ट्राई न्यू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज. तो हम क्या देखते हैं कि जो मॉडर्न पोइट्स हैं वो क्या करते हैं, जो पुराने जो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं और कुछ नए जो तरीके हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के वो अपनाना चाहते हैं. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वेस्टलैंड के कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि जो वेस्टलैंड है वो एक मॉडर्निस्टिक पोइट्री है. तो सबसे पहला जो रीज़न है जो हम कह सकते हैं वो है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइडेड, यानी कि जो ये पोएम है वो डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में दैट डोंट फॉलो ईच अदर इन अ सिंपल वे, इंस्टेड इट जम्प्स फ्रॉम डिफरेंट सीन्स, वॉइसेस एंड आइडियाज़. तो वो कुछ एक मतलब लहर फॉलो नहीं करता, बल्कि उसमें अलग अलग सीन्स हैं, अलग अलग वॉइसेस हैं. ये जो है पोएम हमें ब्रोकन फील होती है, कनेक्टेड नहीं है. दिस शोज हाउ मॉडर्न लाइफ कैन फील. और यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न लाइफ भी ऐसी हो चुकी है, कंफ्यूजिंग एंड डिस्कनेक्टेड, स्पेशली आफ्टर द शॉक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1. तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लिखी गई थी ये, जिसमें आपको ये समझाने का प्रयास किया गया था कि कैसे जो आज की जो लाइफ है वो लोगों की डिवाइड हो गई है, कंफ्यूजिंग हो गई है और वो डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं. ठीक है, उसी तरीके से पोएम भी डिस्कनेक्टेड थी उसके सारे पार्ट से. रेफरेंसेस यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो इलियट हैं उन्होंने ना अलग अलग बुक्स के रेफरेंसेस को यूज़ किया है अपनी पोएम के अंदर, जैसे कि वो बाइबल और ग्रीक मिथ्स का बात करते हैं, हिंदू उपनिषद्स की वो बात करते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड होता है. एंड ये एक्सप्लेन होता है यहाँ पर कि कैसे जो पास्ट है वो प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है. हमें अलग अलग वॉइसेस देखने के लिए मिलती हैं इस पोएम के अंदर. यहाँ पे बताया गया है दैट एवरीवन एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, सो दिस पोएम just a minute. The poem uses different characters and perspective to tell the story. ठीक है, कहानी को बताने के लिए हम क्या देखते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव का यूज़ किया गया है. और ये हमें क्या दिखाता है कि हर किसी का जो वर्ल्ड को देखने का नज़रिया है वो अलग अलग होता है. एंड इट ऑल्सो शोज़ हाउ मॉडर्न लाइफ कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड पीपल कैन फील लॉस्ट. और पोएम हमें क्या बताती है कि अब की जो लाइफ है वो कैसी है, कन्फ्यूजिंग है और लोग लॉस्ट फील करते हैं. सो द वेस्टलैंड टॉक्स अबाउट फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस एंड डिके. ठीक है, अकेलेपन की फीलिंग्स की ये पोएम बात करती है. यहाँ पे जो लैंड है वो बैरन है और जो लोग हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. बट एट द एंड ऑफ द पोएम यहाँ पे हमें होप के साइंस देखने के लिए मिलते हैं कि शायद से आगे जाके बदलाव आएगा, चेंज की हमें पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिलती है. दिस शोज दैट इवन इन अ ब्रोकन वर्ल्ड देयर माइट बी
स्टिल बी अ वे फॉरवर्ड, कि अगर दुनिया फिर भी कितनी भी टूट जाए, ठीक है, लोग कितने भी डिसकनेक्टेड हो जाएं, बट फिर भी आगे बढ़ने का रास्ता रहता है। और हमें यहाँ पर इसमें डिसइल्यूजनमेंट देखने के लिए मिलता है कि जो इलियट है वो कैप्चर करते हैं कि हाउ पीपल फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड होपलेस, कि जो लोग हैं वो कैसे वर्ल्ड वॉर वन के बाद होपलेस हो गए थे। द वर्ल्ड नो लॉन्गर सीम्ड सेफ और होपफुल, और उन्हें जो वर्ल्ड है वो सेफ और होपफुल नहीं लग रहा था। और वो बात एक तरीके से सच भी थी, क्योंकि फिर वर्ल्ड वॉर टू भी हो गई थी। दिस फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज शोन इन द पोएम डार्क एंड ब्रोकन स्टाइल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। इन शॉर्ट, द वेस्टलैंड इज अ मॉडर्निस्ट पोएम बिकॉज इट यूजेस new ways of writing, is broken up in different parts, deals with difficult ideas and shows how the world can feel confusing and lost। ठीक है, तो एकदम आसान तरीके से हम इसे समझ चुके हैं कि ये जो कहानी है ये क्या है, और इससे अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ज़रूर लिख पाएंगे। ये मेरा MEG 01 का पार्ट 1 है। इसके अलावा MEG के जो भी कोर्सेज हैं, ठीक है, MEG 2, 3, 4, उन सभी के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। PDF कैसे डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा या कभी भी लाइव क्लास होगी तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।